साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। पच्चीस मई 2013 शाम के 5 बजे दुनिया भर के लोकतांत्रिक इतिहास में वैसा नृशंस हत्याकांड नहीं हुआ होगा जैसा उस रोज छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में हुआ था। कांग्रेस पार्टी की पूरी अग्रिम पंक्ति सैकड़ों माओवादियों ने एम्बुश लगा करके घेर करके खत्म कर दी थी। कुल 29 लोग मारे गए थे। जिन लोगों की हत्या की गई उनमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके युवा बेटे बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार और विशी शुक्ला को तो आप सब लोग जानते होंगे। विशी शुक्ला को भी गोली लगी थी, हालांकि उनकी अस्पताल में 1.5-2 महीने जिंदगी मौत से जूझने के बाद मौत हुई। ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी। इस घटना के तत्काल बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक जुडिशियल कमेटी का गठन किया, जुडिशियल कमीशन का। उस कमीशन की जिम्मेदारी जो थी अध्यक्ष की, वो दी गई हाई कोर्ट के जज थे प्रशांत मिश्र, जो कि अब फिलहाल कुछ दिनों पहले ही आंध्र प्रदेश में चीफ जस्टिस बने हैं, उनको सौंपी गई। 3 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी एनआईए की जांच बैठा दी थी। 3 महीने आप सब जानते होंगे कि देश भर में तमाम मामलों में जो जुडिशियल कमीशन या बनाए जाते हैं या मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरीज की जाती हैं, उनका अंत कैसे होता है, क्या तथ्य होते हैं, तमाम बरसों लग जाते हैं। जो वास्तव में जिनको न्याय की जरूरत होती है वो न्याय नहीं मिल पाता है। खैर, इस मामले में भी यही हुआ कि 3 महीने में जो रिपोर्ट सौंपी जानी थी उसकी तारीखें बार बार बढ़ाई गई और अंततः 8 साल लग गए। और कल यह रिपोर्ट जो हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रार हैं संतोष तिवारी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके को सौंपा। निसंदेह कांग्रेस पार्टी नाराज है। नाराजगी की वजह जो है वह साफ दिखती भी है कि एक सरकार ने जुडिशियल कमीशन बैठाया, लेकिन जुडिशियल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दूसरी सरकार को न देने के बजाय गवर्नर को दे दिया। यह नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट सौंपी गई है गवर्नर को, उन सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं जो सवाल झीरम घाटी को लेकर के बार बार खड़े होते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वह यह होता है कि वह यात्रा परिवर्तन यात्रा थी, कांग्रेस ने उसको परिवर्तन यात्रा का नाम दिया था, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल थे। उस यात्रा को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई थी। दूसरा सवाल खड़ा होता है, क्या सुरक्षा व्यवस्था में, नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही की गई थी? और तीसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस पूरी घटना के मुख्य साजिशकर्ता कौन थे? एनआईए की चार्जशीट हमने देखी है। आईपीएस के संजय कुमार, जो कि फिलहाल केरल में हैं, केरल कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, वो पहले एनआईए के में थे, डिप्यूटेशन पे आए हुए थे। उन्होंने ही इस पूरे मामले की जांच की थी। आपको बता दें कि वो तमाम दबावों के बीच में ही जांच छोड़ करके वापस अपने होम कैडर में चले गए के संजय कुमार। उन्होंने तमाम बातें मुझे बताई, लेकिन वो यह बताने में नाकाम रहे कि इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता कौन थे। यही सवाल बार बार कांग्रेस पार्टी भी उठाती रही है, तमाम मौकों पे उठाती रही है। जब छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने एक एसआईटी भी बनाई। एसआईटी इसीलिए बनाई गई थी कि इस पूरे मामले की जांच नए सिरे से की जा सके। इसके लिए
जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिसने जांच कर रखी थी उससे उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन मांगी गई, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जांच पूरी हो गई है, हमने चार्जशीट दाखिल कर दी है, हम किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन का कोई भी कुछ भी हम स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देंगे। यह वही एनआईए है जिसने एक विधायक की हत्या हुई थी बीजेपी की भीमा मंडावी, उसकी इंक्वायरी को राज्य सरकार द्वारा जांच करने के बावजूद, जबकि स्टेट गवर्नमेंट जांच पूरी कर चुकी थी, उसके बावजूद एनआईए ने पूरे मामले की जांच नए सिरे से की। यह सवाल खड़ा होता है कि इस आयोग की जांच रिपोर्ट में क्या उन सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं? जैसा कि बिल्कुल लाजमी था कि यह रिपोर्ट जैसे ही गवर्नर को दी गई, तमाम राजनीतिक सरगर्मियां छत्तीसगढ़ में बढ़ गई हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जानी चाहिए थी, जो स्वाभाविक भी है। बीजेपी से गलत नहीं मानती कि गवर्नर को सौंपी गई रिपोर्ट। एक बयान आया हुआ है जो जोगी कांग्रेस यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी है उसकी तरफ से, जिसमें उनके बेटे अमित जोगी ने, जो कि एक वकील भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि उनका बयान जानने लायक है आप सभी को। वो कहते हैं कि अगर किसी न्यायिक जांच रिपोर्ट में राज्य सरकार के किसी मंत्री का उल्लेख आता है तो अनुच्छेद 164 में परिभाषित सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उसे मंत्रिमंडल के स्थान पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को सौंपना न्याय संगत होगा। यह बयान आपको समझ में आया या नहीं आया, मैं मोटा मोटा आपको बता दूं। इस बयान का मतलब यह है कि जो जांच रिपोर्ट गवर्नर को सौंपी गई उसमें अमित जोगी शंका व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं किसी मंत्री का नाम तो नहीं है। अरे भाई, आपने जांच रिपोर्ट तो पढ़ी नहीं, क्या जांच रिपोर्ट लीक कर दी गई है? दूसरी बात, वो जो उदाहरण देते हैं वो कर्नाटक का उदाहरण देते हैं। उनको शायद पता ना हो कि कर्नाटक के में जो यह पूरा आई थी कवायद की गवर्नर को रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसमें खुद मुख्यमंत्री के खिलाफ यह कमीशन बैठा हुआ था, इसलिए गवर्नर को रिपोर्ट सौंपी गई थी। अब मुझे लगता है कि आने वाले कुछ 2-4-6 दिनों में या फिर संभव है कि जब विधानसभा का सत्र शुरू हो, गवर्नर यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे और उसके बाद कैबिनेट जो है इसको विधानसभा के पटल पर रखेगी। कांग्रेस पार्टी इस रिपोर्ट को लेकर के तमाम शंकाएं व्यक्त कर रही है और यह शंकाएं लाजमी है। अब रास्ता यह भी है कि कांग्रेस पार्टी एक दूसरे जुडिशियल कमीशन का गठन करे, यह भी संभव हो सकता है। यह देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है, क्योंकि एक बात बिल्कुल तय है कि केंद्र सरकार की एजेंसियों से कम झीरम घाटी की जांच को लेकर फिलहाल उसको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। और जब हम झीरम कांड की बात करते हैं, झीरम घाटी की घटना की बात करते हैं, तो आपको बताएं मित्रों कि जो भी नेता वहां उसमें उस पूरी घटना में मारे गए, जिनकी शहादत हुई, उनके पीछे लाखों की भीड़ थी। वो बेहद लोकप्रिय नेता थे छत्तीसगढ़ के। वह लोग भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार मुख्य साजिशकर्ता कौन थे। वह लोग भी इसी सवाल का जवाब बार बार ढूंढ रहे हैं कि क्या किसी किस्म की लापरवाही बरती गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद तमाम सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब राज्य सरकार ने जांच का जिम्मा आयोग को सौंपा तो वह रिपोर्ट जो अपनी है वह गवर्नर को कैसे सौंप सकते हैं। दूसरा सवाल जो उन्होंने खड़ा किया है वह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ लोगों की सूची आयोग को सौंपी थी जिनके बयान लिए जाने थे पर नहीं लिए गए। ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल लाजिमी सवाल है ये। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बयान लिया जाता वह बेहतर था। इस पूरी घटना को लेकर मेरे भी कुछ सवाल हैं, जैसे कि नंद कुमार पटेल को क्या अतिरिक्त सुरक्षा दी गई थी, जो उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। महेंद्र कर्मा ने, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा ने जो अपनी सिक्योरिटी रिव्यू करने को कहा था, उसको लेकर तत्कालीन सरकार ने क्या कदम उठाए थे। एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस वक्त यह घटना घटी
उस वक्त बस्तर में कुल कितनी फोर्स मौजूद थी। छत्तीसगढ़ अपने आप में बहुत मशहूर रहा है। आपको याद होगा कि एक आईएएस का अपहरण हो गया था, तो उसके बदले में तमाम समझौते करके, यह नहीं अब तक नहीं पता कि क्या क्या समझौता उसमें हुआ, उस आईएएस को छोड़ दिया गया। एलेक्स पॉल मेनन नाम था उनका। तो नक्सलियों से तमाम समझौते किए जाते रहे हैं। एक बात जो तमाम एजेंसियां उठाती रही हैं और कहती रही हैं, जो कुछ भी नक्सलियों के ऑपरेशंस को लेकर के जो विद्वान लोग हैं वह भी कहते रहे हैं कि नक्सलियों ने जिस तरह से झीरम घाटी की घटना को अंजाम दिया था वह उनका तौर तरीका नहीं है। पॉइंट ब्लैंक से गोली मारना, बाप को मारना, फिर बेटे को मारना, तमाम लोगों की माने लाशों का ढेर चारों तरफ बिखरा हुआ था। वो घटना पूरा करने का तौर तरीका अपने आप में बड़ा अजीब था। इतनी बड़ी संख्या में नक्सली उस एक जगह पर इकट्ठा हो गए, इसकी सूचना किसी भी इंटेलिजेंस को नहीं मिली, यह भी बेहद आश्चर्य की बात है। अब देखना होगा, आयोग की रिपोर्ट जब सामने आती है, सार्वजनिक होती है गवर्नर के बाद, गवर्नर के ऑफिस से, तब यह देखना होगा कि इन सब बड़े सवालों के जवाब मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। क्योंकि कोई भी रिपोर्ट जिसमें इन सवालों के जवाब ना हो, लापरवाही किसकी थी, साजिश क्या हुई, साजिशकर्ता कौन थे, अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तो निसंदेह इस पूरे मामले में जो आयोग की कार्य प्रणाली है उस पर भी तमाम सवाल खड़े होंगे। आप सब ने इस बुलेटिन में हमको सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम छत्तीसगढ़ की किसी खबर पर अपने विश्लेषण को लेकर के हाजिर होंगे। नमस्कार।